तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक प्राचीन भारतीय दर्शन की दुनिया में गोता लगाएंगे जिसने एक बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की, यानी अस्तित्व में मौजूद हर चीज का एक कैटलॉग बनाना। ये कुछ ऐसा था जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा तैयार करना। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को ये काम दिया जाए कि दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो कोई ठोस चीज हो, कोई विचार हो, कोई एहसास हो, या यहाँ तक कि कुछ भी नहीं होने का एहसास हो, उसे कुछ बेसिक कैटेगरीज में बांटना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये कोई नया सवाल नहीं है। हजारों साल पहले भारत में वैशेषिक दर्शन को मानने वाले विचारकों ने ठीक इसी मुश्किल चुनौती को अपने हाथ में लिया। उन्होंने असलियत का, रियलिटी का एक पूरा नक्शा बनाने की कोशिश की ताकि इस सवाल का जवाब मिल सके। और पता है क्या? उन्होंने पूरी की पूरी रियलिटी को, हर चीज को सिर्फ 7 बेसिक कैटेगरीज में बांट दिया। जी हाँ, सिर्फ 7। इस पूरे सिस्टम की जो जड़ है वो है पदार्थ नाम का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है वो चीज जिसे किसी नाम से पुकारा जा सके। तो चलिए यूनिवर्स के इन 7 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस नक्शे के सबसे ठोस हिस्से से, यानी वो चीजें जो सच में मौजूद हैं, जिन्हें इस सिस्टम में द्रव्य या सब्सटेंस कहा गया है। तो वैशेषिक फिलॉसफी कहती है कि कुल मिलाकर 9 तरह के द्रव्य हैं। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहले 5 वो हैं जो फिजिकल हैं और मूव कर सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, पानी, आग, हवा और हमारा मन। और दूसरे 4 वो हैं जो अभौतिक हैं, जो मूव नहीं कर सकते, जैसे समय, स्पेस, आकाश और आत्माएं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात आती है। वो इन द्रव्यों को साइज के हिसाब से भी देखते हैं। कुछ को वो परमाणुविक कहते हैं, यानी इतने छोटे कि और तोड़े नहीं जा सकते, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन के एटम्स। और दूसरे हैं सर्वव्यापी, मतलब जो इतने बड़े हैं कि वो हर जगह हैं, जैसे कि समय, स्पेस, आकाश और आत्माएं। और इसी साइज वाले आइडिया से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, नित्य और अनित्य का। जितने भी परमाणुविक और सर्वव्यापी द्रव्य हैं वो सब नित्य हैं, मतलब इटर्नल। उन्हें न तो बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है। और जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कोई कुर्सी या कोई किताब, वो अनित्य हैं, क्योंकि वो परमाणुओं से मिलकर बनी हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब एक पहेली सुलझाते हैं। वैशेषिक सिस्टम का एक नियम है कि हर गुण या क्वालिटी को रहने के लिए एक द्रव्य या सब्सटेंस चाहिए। तो सवाल ये है कि आवाज यानी साउंड, जो एक गुण है, वो इनमें से किस द्रव्य में रहती है? वैशेषिक के विचारकों ने इसका जवाब बड़ी ही स्मार्ट तरीके से दिया। उन्होंने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया। देखिए, आवाज पृथ्वी, पानी, आग या हवा का गुण नहीं हो सकती। ये मन या आत्मा का गुण भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसे हम बाहरी अंग यानी कान से सुनते हैं। और ये समय या स्पेस का गुण भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक नौवा द्रव्य जरूर होना चाहिए जिसका इकलौता काम ध्वनि को आश्रय देना है, और उसी को उन्होंने आकाश कहा। तो ये तो हो गए द्रव्य, यानी रियलिटी का कच्चा माल। अब देखते हैं कि इन द्रव्यों के अंदर क्या होता है और ये करते क्या हैं। दूसरी कैटेगरी है गुण, यानी प्रॉपर्टीज, जैसे किसी चीज का रंग या टेस्ट। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। वैशेषिक दर्शन में हर गुण अपने आप में यूनिक है, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। मतलब एक सफेद गुलाब की सफेदी का गुण दूसरे सफेद गुलाब की सफेदी के गुण से अलग है। ये हमारी आज की समझ से काफी अलग है ना? इस सिस्टम में कुल 24 ऐसे गुणों की बात की गई है। इसमें रंग और स्वाद जैसी चीजों से लेकर सुख, दुख, ज्ञान और इच्छा जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है कर्म, यानी मोशन, और इसे बहुत ही सिंपल रखा गया है। कुल 5 तरह के मोशन बताए गए हैं। ऊपर जाना, नीचे जाना, सिकुड़ना, फैलना और गमन, जिसमें बाकी हर तरह की मूवमेंट आ जाती है। चलिए, अब तक हमने चीजों की बात की, उनकी क्वालिटीज और उनके मोशन की बात की। अब जरा और गहरे उतरते हैं और उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं। चौथी कैटेगरी है सामान्य या जनरलिटी। ये थोड़ा डीप है पर बहुत दिलचस्प। ये इस सवाल का जवाब है कि हम हजारों अलग अलग कुत्तों को देखकर भी कैसे समझ जाते हैं कि ये सब कुत्ते हैं। वैशेषिक दर्शन के मुताबिक कुत्तेपन का एक गुण है, एक सामान्य, जो उन सभी में मौजूद है।
और अगर सामान्य चीजों को एक साथ लाता है तो पांचवी कैटेगरी विशेष उन्हें अलग करती है। ये वो यूनिक फीचर है जो दो एकदम एक जैसी दिखने वाली चीजों को भी अलग बनाता है, जैसे पानी के दो परमाणु या दो अलग-अलग आत्माएं। विशेष ही है जो हर चीज को उसकी अपनी पहचान देता है। और सबसे कमाल की बात, इसी विशेष शब्द से इस पूरी फिलॉसफिकल स्कूल का नाम पड़ा है, वैशेषिक। मतलब ये कॉन्सेप्ट इनके लिए कितना ज्यादा जरूरी था। छठी कैटेगरी है समवाय। इसे आप एक तरह का सुपर ग्लू समझ सकते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूट नहीं सकता, जैसे एक कपड़े और उसके धागों का रिश्ता। धागे के बिना कपड़ा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही गुण और कर्म अपने द्रव्य से समवाय संबंध से जुड़े होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस नक्शे के आखिरी हिस्से पर, और यकीन मानिए ये सबसे दिमाग घुमा देने वाला है। सातवीं और आखिरी कैटेगरी है अभाव, यानी नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ, जो चीज नहीं है वो भी इनके लिए एक रियलिटी थी। और इसके भी 4 टाइप बताए गए। किसी चीज के बनने से पहले उसका न होना, किसी चीज के टूटने के बाद उसका न होना, एक चीज का दूसरी चीज में न होना, और किसी चीज का कहीं पर भी कभी भी न होना। मतलब इस पूरे सिस्टम में जो चीज मौजूद है वो तो रियल है ही, लेकिन जो मौजूद नहीं है वो भी उतनी ही रियल है। किसी चीज की गैर मौजूदगी भी अपने आप में एक मौजूदगी है। कमाल का आइडिया है ना? तो जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एटम है, आत्मा है, और यहाँ तक कि नथिंगनेस या अभाव भी रियलिटी का एक हिस्सा है। आज की हमारी साइंस की दुनिया के सामने ये नजरिया कैसा लगता है? ये हमारी अपनी समझ को कैसे चैलेंज करता है? इस पर सोचना तो बनता है।